अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपसे जो है वो तकरीबन 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में। आपने उस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं आपका क्वेश्चन अगर हेडिंग्स बना के अटेम्प्ट किया गया होगा, प्रॉपर वे में किया गया होगा, तो आपको इसमें फुल बाय फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन ही लिए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को एक तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने उस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो देखें जी, जैसे यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस तरह करता है। अब हमने उसमें एनर्जी फ्लो में हमने डिफरेंट फूड चेन का जिक्र किया था या इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात की थी, तो यहाँ पे हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग। तो पहले यहाँ पे बात हमने की एनर्जी के लिए, सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी वो सन है। देन प्रोड्यूसर्स द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर द सोलर एनर्जी एंड मेक फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो अगर हमने फूड चेन्स की बात की थी तो फूड चेन में हमने, आपको याद है कि सबसे पहले इनिशियल लेवल पे प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे इसी तरह हम प्रोड्यूसर की हेडिंग देंगे। उसके बाद प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग बनेगी कंज्यूमर, और उसमें आप एक्सप्लेन कर देंगे कंज्यूमर की डिफरेंट टाइप हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जिनको हर्बीवोर्स भी बोलते हैं, या सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, और टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर, दे ईट अदर कार्निवोर्स। तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसमें आप बताएंगे डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर इसमें क्यों आ जाएंगे, क्योंकि डिकम्पोजर जो है इन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा रिसाइकल करते हैं इन्वायरमेंट की तरफ, तो ये हमारे एनर्जी फ्लो का हिस्सा है। लास्ट में इसमें हम कह देंगे फ्लो डायरेक्शन, जैसे एनर्जी मूव्स इन वन डायरेक्शन फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर से दोबारा हमारे इन्वायरमेंट की तरफ आ जाती है। तो ये हमारा एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम में। तो अब आप यहाँ पे देखें, हमने कितना इजीली सबको एक्सप्लेन कर दिया। ये सब बातें आपको पता है, लेकिन सिर्फ आपको इसको अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पता था। तो यहाँ पे हेडिंग्स के साथ आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी बता दिया गया है। तो लास्ट में आप कंक्लूजन दे देंगे कि ईच स्टेप फॉर्म अ ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी डिक्रीज एट एवरी लेवल एज हीट एट इट लॉस टू द एनवायरमेंट। तो ये जितना ये स्टेप्स हैं ये एक्चुअली हमारे क्या हैं, ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं, और हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है जी। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में किस तरीके से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब यहाँ पे पहली हेडिंग हमारी बनेगी कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, उनका क्या रिलेशनशिप है, कि एनिमल डिपेंड अपॉन द प्लांट फॉर द फूड एंड ऑक्सीजन, एंड प्लांट डिपेंड ऑन द एनिमल्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे देखें, एनिमल्स भी प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और प्लांट्स इन एनिमल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह डिकम्पोजर्स हैं, दे रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिज्म एंड इनरिचिंग द सॉइल। सॉइल न्यूट्रिएंट में इजाफे का बायस बनते हैं और इसी तरह इन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर देते हैं। फिर आता है प्रीडेटर रिलेशनशिप। उसमें क्या होता है कि द की पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशी बैलेंस। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप होता है तो जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम में स्पीशी का बैलेंस रहता है, एक तवाजुन कायम रहता है। फिर आप इसमें बता दें कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में म्यूचुअलिज्म हो सकता है, कमेंशलिज्म है, एंड पैरासिटिज्म लाइक स्पीशीज टुगेदर। तो यहाँ पे ये सारे जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की एग्जाम्पल्स हैं। तो ये भी इसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है जी, बैलेंस ऑफ द नेचर। इंटरडिपेंडेंस मेंटेन द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो अगर ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तो ही हमारे इकोसिस्टम का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है और हमारा इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, इफ वन स्पीशी डिसअपियर अदर आर इफेक्टेड डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम बैलेंस। तो अगर इनमें से कोई एक स्पीशी भी डिसअपियर हो जाए तो हमारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, हमारी पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होगी। फूड चेन डिस्टर्ब होने का मतलब है कि उसमें जितने भी ट्रॉफिक लेवल हैं वो डिस्टर्ब होंगे जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा भी जा सकता है। आपने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है। तो आप इसमें जो है वो पहले तो कार्बन साइकिल की डेफिनेशन भी बता सकते हैं और इसी तरह ऑक्सीजन साइकिल की डेफिनेशन, और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप कैसे देंगे। कार्बन साइकिल क्या है कि प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और द एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बाय द रेस्पिरेशन।
अब यहाँ पे एक्चुअली आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बताया गया है, आप इन पॉइंट्स को हेडिंग भी बना सकते हैं, उसके आगे थोड़े थोड़े इसको अपनी ऑन वर्डिंग में इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसी तरह जो डिकम्पोजर्स हैं, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डेड मैटर एंड द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल ऐड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। तो इसी तरह कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस में करते हैं, और ये इस तरह से कार्बन साइकिल जो है पूरे एनवायरनमेंट में चलता रहता है। इसी तरह फिर आगे से ऑक्सीजन साइकिल क्या है कि प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इन द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और उसी ऑक्सीजन को एनिमल यूज करते हैं अपनी रेस्पायरेशन के लिए, और डिकम्पोजर एंड कंबस्शन आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन। लेकिन जो डिकम्पोजर्स हैं जैसे बैक्टीरिया और फंजाई किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं या कंबस्शन होती है, कंबस्शन जलने का अमल है, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, बोथ साइकिल मेंटेन द गैस बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो इन गैसेस का बैलेंस रहता है वो इन कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल की वजह से होता है। एंड दिस सपोर्ट द लाइफ एंड द क्लाइमेट स्टेबिलिटी। तो इनकी वजह से लाइफ और क्लाइमेट स्टेबल रहता है। कंक्लूजन क्या है, इसमें क्या कंक्लूड करेंगे, दीज नेचर साइकिल लिंक प्लांट एनिमल एंड द इन्वायरमेंट इन द कंटिन्यूस एक्सचेंज। तो अब अगर इन्वायरमेंट में ये दोनों साइकिल हो रहे हैं तो ये उस नेचुरल साइकिल्स को लिंक करेंगे प्लांट्स, एनिमल और इन्वायरमेंट के एक दूसरे के साथ, तो जिसमें गैसेस का एक्सचेंज कंटिन्यू वे में होता रहेगा। जी स्टूडेंट, जो आपसे एक और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पेपर में इसके बारे में पूछा जा सकता है, और उसमें उसके अब कॉजेज भी, उसकी रीजन मतलब पूछी जा सकती है, फिर उसके इफेक्ट्स क्या क्या असरात है और उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो पेपर में आपने किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले क्योंकि कॉजेज पूछे गए हैं तो आप इसके कॉजेज देंगे। नंबर 1 उसका कॉज क्या है, बर्निंग ऑफ दी फॉसिल फ्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, ये जब जलते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है। सेकंड आप इसमें कॉज देंगे डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, क्योंकि जंगलात और ट्रीज जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और वो हमारे एनवायरनमेंट में ही रह जाएगी। थर्ड इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड दी व्हीकल स्मोक। जितनी भी इंडस्ट्रीज है, आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, आबादी वाली जगहों पे इवन इंडस्ट्री लगी हुई है, जितनी आबादी बढ़ रही है उतनी ही ये व्हीकल्स भी बढ़ रही हैं, और जितनी व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां हैं वो धुआं छोड़ने वाली, इनसे स्मोक आता है, और इनके स्मोक में मोस्टली पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। और दूसरी लास्ट में आप इसका कॉज बताएंगे एक्सेसिव यूज ऑफ दी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड प्लास्टिक। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यहाँ पे जो ये गैसेस हैं, जैसे आपके घरों में कॉमनली यूज होते हैं, आप रेफ्रिजरेटर फ्रिज यूज करते हैं या एयर कंडीशनर, तो इनसे रिलीज होने वाली ये गैसेस जो हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, तो ये इन्वायरमेंट में जाती हैं। या प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये आप इसके कॉजेज बता सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज क्या हैं। अब कॉजेज तो हमने बता दिया, अब उसके इफेक्ट क्या होते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इन्वायरमेंट पे उसके क्या असरात होंगे। तो इफेक्ट्स में आप देखें, सबसे पहले क्या होगा, राइज इन द अर्थ टेम्परेचर, जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस एंड राइज इन द सी लेवल। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पोलर आइस कैप में आइस मेल्ट होगी, तो हमें पता है जितना भी मेल्टेड वाटर एटलीस्ट सी में जाता है तो राइज इन सी लेवल हो जाएगा। सी लेवल राइज हो रहा है, फिर उसके बाद फ्लड्स आ सकते हैं, खुश्कसाली बढ़ सकती हैं, या इरेगुलर रेनफॉल हो सकता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। देन एक्सटेंशन ऑफ द स्पीशी एंड क्रॉप फेलियर, तो कुछ स्पीशी वो एक्सटेंट हो जाएंगी या फसलों की पैदावार भी इस पर इफेक्ट होगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इनके लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन देखें। सबसे पहला सोल्यूशन इसका आसान जो है क्या है, प्लांट मोर ट्रीज। जितने ज्यादा आप दरख्त लगाएंगे ये इतना ही अच्छा होगा। और प्लांटिंग ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, एफोरेस्टेशन, ठीक है। डीफोरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्री, और यहाँ पे प्लांटिंग ट्री को हम बोलते हैं एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड रीन्यूएबल एनर्जी, कि अपनी अलग-अलग गाड़ियां यूज करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें या रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करें जिसकी वजह से पोल्यूशन को कम किया जा सके। फिर 4R स्ट्रेटेजी यूज करें, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। और लास्ट में इन्फोर्स द लॉज टू कंट्रोल द पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ कवानीन बनाए जाए और इन कवानीन पे अमल किया जाए। तो ये सारे सोल्यूशन है इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। तो कंक्लूड हम क्या करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ मैन मेड प्रॉब्लम दैट कैन बी रिड्यूस थ्रू द अवेयरनेस एंड द रिस्पॉन्सिबल एक्शन।
तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग मैन मेड प्रॉब्लम है, ह्यूमन ने खुद अपने लिए इसको प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो अब ह्यूमन ने ही इसका सोल्यूशन देना है कि उसको कैसे कम किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉजेज एंड द प्रिवेंशन ऑफ द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अगर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है तो उसके कॉजेज क्या है, उसकी वजूहात क्या है और उसको कैसे रोका जा सकता है। तो यहाँ पे आप कॉजेज इसमें क्या बताएंगे, डिफॉरेस्टेशन एंड दी ओवर हंटिंग है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज है, शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई और ड्रॉट्स है, या पोल्यूशन एंड दी क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे जो उसके कॉजेज हैं, उसकी वजूहात है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के। तो इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती, कैसे रोका जा सकता है, या उसके सोल्यूशन क्या है। तो कंजर्व द फॉरेस्ट एंड नेचुरल हैबिटेट, रिड्यूस द पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंट्रोल पॉपुलेशन एंड यूज द रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसी तरह फोर्थ पॉइंट होगा प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीशीज थ्रू लॉज एंड एजुकेट द पीपल अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये सारे आप इसकी प्रिवेंशन में या इसके जो है वो सोल्यूशन में पॉइंट्स लिखेंगे कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो लास्ट में आप अपने क्वेश्चन को कैसे कंक्लूड करेंगे कि मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर स्टेबल एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से आप लिविंग थिंग के सर्वाइवल को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।